क्या आपको पता है कि इटली के इस गांव ने अपना खुद का सूरज बना लिया है? क्या आप जानते हैं कि इन जीवन में दिमाग नहीं होता है? और क्या आपको पता है भारत में बिजली सबसे पहले किस जगह लाई गई थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर 1, सूरज की धूप गांव के लोगों तक नहीं पहुंची तो गांव वालों ने इसका हल ढूंढ लिया। गांव वालों ने अपना पर्सनल सूरज बना डाला। इटली के एक छोटे से गांव विग्नेला ने ऐसा करके दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर दिया। अब तक चर्चा होती थी कि चीन ने आर्टिफिशियल सूरज तैयार किया है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया है, लेकिन इटली ने भी ऐसा कर दिखाया। खास बात है कि विग्नेला ने इसे चीन के मुकाबले 1% से भी कम लागत में तैयार किया है। विग्नेला स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर पड़ता है। यहाँ बहुत कम आबादी रहती है। यह नगर एक तरफ घाटी तो दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठंड के महीनों में यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। पूरे नगर में सर्दी और अंधेरा से सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन जिस तरह वहां के लोगों ने मिलकर इस परेशानी का हल निकाला, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई। विग्नेला में बसावट की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। इटली के इस गांव के लोग 11 नवंबर को साल का आखिरी सूर्यास्त देखते हैं। 3 महीनों बाद यानी 2 फरवरी को यहाँ सूरज के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ इस दिन जश्न मनाया जाता है। लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर सूरज की वापसी का स्वागत करते हैं। यहाँ के 800 सालों के इतिहास में लोगों ने इन हालातों से समझौता कर लिया था, लेकिन 1999 में चीजों के बदलने की शुरुआत हुई। साल 1999 में विग्नेला के स्थानीय आर्किटेक्ट जियाकोमो बोंजानी ने चर्च की दीवार पर एक धूप घड़ी लगाने का प्रस्ताव रखा। धूप घड़ी एक ऐसा उपकरण होता है जो सूर्य की स्थिति से समय बताता है, लेकिन तत्कालीन मेयर फ्रेंको मिडाली ने इस सुझाव को खारिज कर दिया। धूप घड़ी की जगह मेयर ने उस वास्तुकार को कुछ ऐसा बनाने के लिए जिससे नगर में पूरे साल धूप पड़ती रहे। किसी जगह धूप लाना नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन इसे बेहद आसान वैज्ञानिक सिद्धांत से सुलझाया जा सकता है। यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह सिद्धांत कहता है कि चिकनी पॉलिश वाली सतह से टकराने से लाइट रिफ्लेक्ट होकर लौट जाती है। इसी के आधार पर आर्किटेक्ट जियाकोमो बोंजानी ने नगर के ऊपर की चोटियों में से एक पर विशाल मिरर लगाने की योजना बनाई, जिससे सूरज की किरणें मिरर से रिफ्लेक्ट होकर नगर के मुख्य चौराहे पर पड़ने लगे। आर्किटेक्ट बोंजानी और इंजीनियर गियानी फेरारी ने मिलकर 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा एक विशाल मिरर डिजाइन किया। इसे बनाने में 1 लाख यूरो, लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आई। 17 दिसंबर 2006 को इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया। मिरर में एक खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी लगाया गया है। सॉफ्टवेयर की बदौलत मिरर सूरज के पथ के हिसाब से घूमता है। इस तरह चोटी पर लगे विशाल मिरर से नगर में दिन में 6 घंटे तक सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आने लगी है। यह आर्टिफिशियल रोशनी प्राकृतिक धूप के बराबर इतनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह व्यवस्था मुख्य चौराहे को गर्म करने और नगर के घरों को कुछ सूरज की रोशनी देने के लिए पर्याप्त है। गर्मी के मौसम में अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो विशाल मिरर की वजह से नगर में तेज धूप पड़ेगी। इसलिए मिरर को केवल सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। साल के बाकी समय उस मिरर को ढक दिया जाता है। नंबर 2, अंतरिक्ष में ब्लैक होल को लेकर हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या यह धरती को निकल सकता है। अगर ब्लैक होल धरती को निकलता है तो क्या होगा, क्योंकि इसमें जाने वाली चीज का पता नहीं चलता है कि वो कहां गई है और वह लौटकर वापस आएगी भी या नहीं। आइए आज इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। इंटरनेट पर मिली जानकारी के मुताबिक ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाए जाने वाली ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके प्रभाव क्षेत्र में आने पर कोई भी वस्तु यहां तक कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता है। वे उसके अंदर समा जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल का पलायन वेग बहुत ही अधिक होता है, इसलिए प्रकाश भी उसके अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल सकता है। डिस्कवर मैगजीन के मुताबिक ब्लैक होल के 3 प्रमुख गुण होते हैं। पहला उसका वजन या द्रव्यमान, दूसरा घुमाव या कोणीय गति और तीसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इन्हीं गुणों के सहारे ब्लैक होल्स को खोजा है। ब्लैक होल में जाने वाली चीज इसके द्रव्यमान, कोणीय गति और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कारण खत्म हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर धरती ब्लैक होल में गिरती है, उस स्थिति में 3 तरह की घटनाएं हो सकती है। पहले घटना के मुताबिक इसके गुरुत्व के कारण हमारा शरीर लंबा होने लगेगा और खिंचाव महसूस होगा। वहीं पैर और सर केंद्र में होने के कारण खिंचते चले जाएंगे और हाथों का केंद्र से बाहर होने के कारण अलग दिशा में लंबे होने शुरू हो सकते हैं। इससे हमारा पूरा शरीर स्पेगेटी की तरह हो जाएगा। इसे वैज्ञानिकों ने स्पेगेटिफिकेशन प्रोसेस नाम दिया है। दूसरी स्थिति में ब्लैक होल में बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है। इससे उसमें गिरते ही हमारा शरीर भुन जाएगा। तीसरी स्थिति में ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तु की होलोग्राफिक इमेज बन जाएगी और वह अपने मूल रूप में भी सही सलामत रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक होल के बेहद नजदीक पहुंचने पर पृथ्वी सेब के आकार से मैगी या नूडल्स के आकार में बदल जाएगी। इस सवाल का जवाब ब्लैक होल की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे अगर ब्लैक होल छोटा हुआ तो नुकसान होने में समय लगेगा, लेकिन अगर पृथ्वी का सामना किसी एक सुपरमैसिव यानी महाविशालकाय ब्लैक होल से होता है तो सेकेंड्स में सब खत्म हो जाएगा।
पृथ्वी के ब्लैक होल के केंद्र में जाकर समाने के बाद आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। नंबर 3, दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जो 2 महाद्वीपों के बीच फैला है। यह शहर तुर्की में स्थित है और दुनिया इसे इस्तांबुल के रूप में जानती है। इस्तांबुल का एक भाग यूरोप में तो दूसरा भाग एशिया में पड़ता है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और सबसे खूबसूरत भी। जनसंख्या के मामले में इस्तांबुल शहर दुनिया में 5वें स्थान पर है। इस्तांबुल का यूरोपीय हिस्सा बोस्पोरस स्ट्रेट, मारमारा सी के साथ ब्लैक सी से जुड़ता है। दोनों क्षेत्र के बीच 31 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। बोस्पोरस स्ट्रेट पर बने 2 सस्पेंशन ब्रिज दोनों क्षेत्र को जोड़ते हैं। इस्तांबुल को 660 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानियों द्वारा बसाया गया था। नंबर 4, शंकराचार्य को भारत में हिंदू धर्म में सर्वोच्च माना जाता है और चारों मठों की अपनी महत्ता है। इन चारों मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए खूब काम किया। केरल के कलाडी नामक स्थान पर नंबूदी ब्राह्मण शिवगुरु और आर्यांबा के घर पैदा हुए बालक का नाम था शंकर। बहुत कम उम्र में ही संन्यास लेने वाले यही शंकर आगे चलकर शंकराचार्य बने और चारों मठ स्थापित किए। शंकराचार्य ने अपने 4 शिष्यों को इन चारों का मठों का मठाधीश नियुक्त किया था। शंकराचार्य ने ब्रह्मा ही सत्य है और जगत माया है के दर्शन का प्रचार किया और इसी सूक्त वाक्य के तहत काम किया। सिर्फ 32 साल तक जिए आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को केंद्रित और एकीकृत करने की ओर काम किया। शंकराचार्य ने केदारनाथ में प्राण त्यागे थे, इसलिए केदारनाथ धाम के पीछे ही उनकी समाधि बनाई गई है। नंबर 5, पुरातत्वविदों को मिस्र के प्राचीन शहर ऑक्सिरहिंचस में अलग तरह की जीभ वाली मम्मी मिली है। पुरातत्वविदों ने 2 मम्मी की खोज की है। इनके मुंह में सोने की जीभ लगी हुई है। इसके साथ सुनहरी जीभों वाली मम्मी की कुल संख्या 16 हो गई है। प्राचीन मिस्रवासियों में सोने का बहुत महत्व था। उनका मानना था कि सोना देवताओं का मांस होता है। बताया जाता है कि प्राचीन मिस्रवासी मम्मी के मुंह के अंदर सुनहरी जीभ डालते थे ताकि मृत्यु के बाद वो शख्स अपनी जीभ का उपयोग कर सके। ऐसा माना जाता था कि सोने की जीभ वाली मम्मी के पास परलोक के अंडरवर्ल्ड में ओसिरिस से बात करने की क्षमता होती है। इससे पहले भी ऑक्सिरहिंचस शहर में सोने की जीभ वाली मम्मी की खोज हुई है। एक एक्सपर्ट से बताते हैं कि जिस मम्मी के मुंह में सोने की जीभ होती है वो अपने समय के महत्वपूर्ण लोग रहे होंगे। नंबर 6, YouTube 14 फरवरी 2005 में लॉन्च हुआ था और हर दिन YouTube पर ढेरों वीडियो अपलोड होते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि YouTube पर पहला वीडियो किसने अपलोड किया था और इस वीडियो का टाइटल क्या था? आज हम आपको इन दोनों सवालों के जवाब देने वाले हैं। YouTube पर पहला वीडियो 24 अप्रैल 2005 को अपलोड हुआ था। इस वीडियो को जावेद करीम नाम के शख्स ने अपलोड किया, जो YouTube के संस्थापकों में से एक हैं। इन्होंने मी एट द ज़ू टाइटल के साथ वीडियो अपलोड किया था। यह वीडियो मात्र 19 सेकंड का था, जिसे उन्होंने जू में बनाया था। नंबर 7, दिमाग में कई सारे न्यूटॉन होते हैं। इनकी मदद से हम अपने शरीर को ढंग से चला पाते हैं। दुनिया में ऐसे भी कई जीव हैं जिनके पास दिमाग ही नहीं होता है, तो फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? सी कुकुम्बर, समुद्र में रहने वाले सी कुकुम्बर के पास दिमाग जैसा कोई अंग नहीं है। भोजन को पकड़ने के लिए वो ट्यूबलर पैरों का इस्तेमाल करते हैं। जेलीफिश सेंसरी नर्वस के एक नेटवर्क के जरिए काम करती है। इनके पास जहरीले डंक होते हैं। कोरल मूंगा यानी कोरल एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव है। ये टेंटेकल से अपना शिकार पकड़ते हैं। स्टारफिश के पास दिमाग नहीं होता है। ये दुश्मनों और भोजन के प्रति सतर्क रहने के लिए सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। क्लैम के पास ब्रेन नहीं होता है, हालांकि इसके पास गुर्दे, पेट, मुंह, नर्वस सिस्टम और धड़कता हुआ दिल होता है। नंबर 8, भगवान राम ने पुत्र, भाई, पति और योद्धा हर रूप में अपना धर्म बखूबी निभाया है, तभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है। रामायण में प्रभु राम और माता सीता से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। इनमें से एक कथा माता सीता और भगवान राम से जुड़े एक वचन की भी है। यह कथा उस वक्त की है जब धोबी के कहने पर प्रभु राम ने अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया था और राजा बनकर अपने राजधर्म का पालन कर रहे थे। माता सीता जब पत्नी बनकर अयोध्या आईं तो प्रभु राम ने उन्हें वचन दिया था कि वे हमेशा एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। जिस स्थिति में सीता रहेंगी वो खुद भी वैसे ही रहेंगे। भगवान राम ने इस वचन का प्रमाण रावण वध के बाद अयोध्या के राजा बनने के बाद दिया। उस दौरान एक धोबी ने सीता जी के चरित्र पर सवाल उठाया था। समाज में कोई बुरी परंपरा शुरू न हो, इसके लिए उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए सीता को त्याग कर उन्हें वनवास भेज दिया था। वनवास के दौरान माता सीता को जमीन पर सोना पड़ा और जंगली फल खाकर जीवन गुजारना पड़ रहा था। तब भगवान राम ने भी ऐसा जीवन जीने का निर्णय लिया। वह महल में रहते हुए भी जमीन पर सोते थे, वनवासियों की तरह बेहद सादा भोजन करते थे। राजा होने के बावजूद भगवान राम ने वही जिंदगी गुजारी जो जंगल में रहकर माता सीता जी रही थी। इतना ही नहीं, सीता के त्यागने के बाद प्रभु राम ने दूसरा विवाह भी नहीं किया, जबकि उस समय में राजाओं में कई विवाह करने की परंपरा थी। लेकिन राम ने सीता को वचन दिया था कि वो हमेशा एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। नंबर 9, इंडोनेशियाई प्रजाति की सेलेब्स मेडका बेहद अनोखी मछली है जो अपना रंग बदल सकती है। चांदी जैसे रंग की ये मछलियां गुस्सा आने पर 1 मिनट के अंदर काली पड़ सकती है। इसकी पूंछ और पंखों पर पीले से नारंगी रंग की धारियां होती हैं और निचले हिस्से में डार्क ब्राउन रंग के निशान होते हैं। इंडोनेशिया की आक्रामक छोटी नर मछलियां अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए काली पड़ जाती हैं। जब ये नर मछलियां किसी पर हमला करने वाली होती हैं, तब इनका शरीर काला हो जाता है। सेलेब्स मेडका का साइंटिफिक नाम ओरिजिया सेलेबेंसिस है, जिनकी लंबाई लगभग 4.5 सेंटीमीटर तक होती है। ये इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप और पूर्वी तिमोर की एक नदी की मूल निवासी है। नंबर 10, सऊदी अरब अब तक का सबसे अद्भुत स्टेडियम बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें लगभग 45,000 सीटें होंगी। यह स्टेडियम सऊदी अरब के किदिया शहर में बनने वाला है, जो रियाद से केवल 40 मिनट की दूरी पर स्थित है। स्टेडियम की छतों को जरूरत के हिसाब से खोला या बंद किया जा सकता है और बड़े LED वॉल दीवार होंगी।
इस स्टेडियम का नाम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्टेडियम होगा। इसमें सऊदी के कुछ सबसे बड़े खेल, इंटरटेनमेंट और कल्चरल प्रोग्राम को होस्ट किया जाएगा। नंबर 11, भारत के सभी ग्रामीण और शहरी घरों का 100% विद्युतीकरण हो चुका है। साल 2018 में भारत सरकार ने ये घोषणा की थी। हालांकि अभी भी देश में बहुत से ऐसे सुदूर इलाके हैं जहां बिजली पहुंचना बाकी है। अगर इतिहास में जाएं तो भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता में आई थी। कलकत्ता में बिजली से जलने वाली लाइट का पहला डेमो 24 जुलाई 1879 को किया गया था। कोलकाता के बाद 1882 में मुंबई, बम्बई में बिजली की लाई गई। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।